तो सिलसिलेवार कहानी सुनाता हूँ, समझाता हूँ। हमारे यहाँ सरकारी सेवाओं में और स्कूल एजुकेशन में बात करते हैं। हमारे यहाँ एक चीज है आरक्षण। अब आरक्षण को ये समझा जाता है कि साहब आरक्षण जिन जिन वर्गों को प्राप्त है सब ये समझते हैं कि हमारे बाप दादा की बहुमतीय से कोई भी नहीं छीन सकता। तो पहली बात तो ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना, कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी समाप्त किया जा सकता है। ये संसद के विवेकाधिकार के अधीन है। संसद जब तक चाहे तब तक रहेगा। संसद को जिससे लगा इसकी आवश्यकता नहीं है, संसद संविधान में संशोधन करेगी, हटा देगी। पहले तो गलतफहमी निकाल देना के साथ दिखाएगी। जितने भी व्याख्याकार है बड़े से बड़ा हो किससे पूछ लेना, जिसको संविधान की ढंग की नॉलेज हो ना उससे पूछना। जिसको ये नहीं कि जो सिखवाल 10 पक्ष 4 किताब पढ़ अपने आप को संविधान का व्याख्याता बताता उसे चक्कर मत आ, क्योंकि वो खुद दूसरे के चक्कर में। ठीक है, उससे पूछना जिसको वास्तविक समझ हो। तो पहली बात तो जो लोग ये दावा करते हैं कि साहब आरक्षण व्यवस्था कभी समाप्त नहीं हो सकती, ये कथन गलत है। समाप्त हो सकती है बेटा, ये सरकार की इच्छा शक्ति पर निर्भर है कि वो किसे कब तक लागू रखना चाहती है। अब आरक्षण पद्धति को संविधान में जोड़ने का उद्देश्य क्या था? अगर हमें बात करूं कि साहब आपके सामने ये संविधान अपने सामने इसको जोड़ने का उद्देश्य क्या था, तो सबसे पहली चीज है वंचित वर्ग समुदाय जाति को क्या करना, लाभ पहुंचाना। यह आरक्षण का क्या है, उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए भारतीय संविधान में आरक्षण जो है आपको मुख्य रूप से, हालांकि बहुत सारी जगह है, लेकिन जो सीधे आम जनता को प्रभावित करता है वो दो जगह करता है। एक तो करता है शिक्षा संस्थाओं, और दूसरा करता है आपको सरकारी सेवाओं। बात है समझ। जो आपके सामने शिक्षा संस्थाओं में प्रभावी करता है वो आपके सामने अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 15(5). अब यहाँ अगर मैं सिंपल से आपको कहूँ, ये तो आपके सामने जितने भी शिक्षा संस्थान है सरकारी है उनमें है, ये आपके सामने किसमें है, निजी शिक्षा संस्थाओं में आपको क्या प्रदान करता है, आरक्षण प्रदान करता है शिक्षा संस्थाओं के अंदर। यहाँ आपके सामने सरकारी सेवाओं में अनुच्छेद 16(4) सरकारी सेवाओं में आपको क्या प्रदान करता है, आरक्षण प्रदान करता है। अब आरक्षण का उद्देश्य क्या था, वंचित वर्ग। अब जब संविधान लागू हुआ तो वंचित वर्ग किसे माना गया, देखिए प्रारंभ में वंचित वर्ग माना गया एससी और एसटी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित। अब इस लिस्ट में, इस कैटेगरी में जितनी भी जातियां आती थी उन्हें वंचित माना गया। वास्तव में ये वंचित वर्ग की श्रेणी में आती थी। इनके साथ बहुत शोषण हुआ है पहले के टाइम पे, इस चीज को स्वीकार करते हैं, हम भी मानते हैं, बिल्कुल सही बात है, इनको आरक्षण देना चाहिए, ये वास्तव में काबिले तारीफ काम था संविधान के अंदर, हम इस चीज को मानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बाद में एक और आवश्यकता महसूस की गई ओबीसी, क्योंकि बात किसकी है, ओबीसी के भी सभी लोग साधन संपन्न नहीं थे, तो काका कालेकर आयोग बना, बहुत सारे आयोग बने, बीपी मंडल आयोग बना, आपके सामने पूर्ण रूप से इसको आहुति कब दी गई, आपके सामने लागू हो गया, बन गया, कंप्लीट हो गया। इसके बाद में अभी देखो आपने एक और वर्ग आया, अब ये जनरल कैटेगरी में क्या आ गया, ईडब्ल्यूएस आ गया। अब अगर वास्तविक तौर पर मोटे-मोटे तौर पर अगर बात करें, ओबीसी को टोटल आरक्षण का 27% है, इन दोनों को टोटल आरक्षण का 22.5% है, क्योंकि इसमें जातियां भी बहुत ज्यादा है, सबसे ज्यादा जातियां ओबीसी नहीं है।
ये ध्यान रखना। जनरल कैटेगरी का जो अलग से था, जैसे मान लो पहले जनरल, ये तो ईडब्ल्यूएस आ गया। अगर आप जनरल का माने तो टोटल आपके सामने जनरल का कितना था, 50%। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था कि आरक्षण की जो सीमा है वो 50% से ज्यादा नहीं होगी। मतलब आरक्षण दे सकते हो आप, लेकिन आरक्षण कभी भी 50% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा। ये आखिरी सीमा थी, इसलिए आप छोड़ दो। 49 पॉइंट आपके सामने 49.5 आरक्षण दिया गया था, ठीक है। लेकिन अब आवश्यकता महसूस की, पहले तो ब्राह्मण साहब थे, विवाह संपन्न करवाते थे तो आपसे पूछ लेना दादा परदादा से, जब ब्राह्मण साहब घर आते थे, जाओ कराते थे, तो उनको 7 बोरी 10 बोरी अनाज दिया जाता था। और उस जमाने में जितनी तनख्वाह नहीं होती उससे ज्यादा पैसा दिया जाता था, घी अलग से दिया जाता था। पंडितों के मजे आजकल गाने चल रहा है, वो गाना ब्राह्मणों के लिए था, उनके मजे थे। भगवान में आस्था भी खूब थी और पैसा भी खूब मिल रहा था, तो ब्राह्मणों की जो आर्थिक स्थिति वो सबसे बेहतरीन और अच्छी थी। राजा महाराजा तो थे ही, उनके मुकाबले कुछ नहीं थी, लेकिन अच्छी खासी स्थिति में थी, समाज में अच्छा मान था, सम्मान था, प्रतिष्ठा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ, राजाओं के राजपाट चले गए, ठाकुर साहब जो है ना, कुछ लोग पूरा नहीं माना, देखो मैं कभी किसी पे व्यंग्य नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, हमारी अकड़, हमारा अभिमान भी हमको बर्बाद कर देता है। कारण पूरा मत मानो। अगर मान लीजिए मैंने शौक पाल लिया है कि मैं कोची के अंदर कार से ही आऊंगा, अब मेरी आमदनी उतनी नहीं है, मैं कार से ही आऊंगा तो मुझे कर्जा लेना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल लगवाने के पैसे नहीं मेरे पास। अब ऐसी सिचुएशन में मैं कर्जा लेता रहूंगा तो मुझे कुछ ना कुछ मेरे यहाँ से बेचना पड़ेगा, तो धीरे धीरे मैं संपत्ति बेचता चला जाऊंगा, एक दिन तो उसका समाप्त होना है। ठाकुर साहब के साथ यही हो रहा है। जितने भी ठाकुर साहब है ना पुराने जमाने के, अब उनके क्या ठाट बाट तो वही रह गए, राजा जैसे शान शौकत, लग्जरियस लाइफ हमको चाहिए, अब उसके लिए क्या चाहिए। अब ठाकुर साहब पहले तो लगान लगा चुके थे, आज की तारीख में तो बिना काम करे आमदनी होगी। अब ठाकुर साहब के ठाट बाट तो अब होंगे नहीं, तो खर्चे वही रहेंगे। तो ठाकुर साहब ने धीरे धीरे अपनी जमीन बेचना शुरू कर दिया और अपनी संपत्ति बेचना शुरू कर दिया। जब सब बिक गया, सब खत्म हो गया, तो ठाकुर साहब और उनके बच्चे धीरे धीरे क्या हो गए, कौन सी श्रेणी में आने लग गए। यही हाल ब्राह्मणों का हो गया। अब दान दक्षिणा इतनी कोई नहीं देता। विवाह होता है ना तो पहले बात कर लेते 11,000 मतलब 11,000, 100 रुपए ज्यादा लगेगा, 1100 और फेरे में अलग से रखवाते हैं, कई बार वो भी नहीं देते लोग। क्या बुरा मत मानो आप। तो ऐसी कंडीशन में धीरे धीरे पॉपुलेशन में बढ़ती चली गई, तो हर एक श्रेणी में क्या हुआ, एक अलग वर्ग हो गया जिसको हम वंचित वर्ग समझते हैं, दुर्बल वर्ग समझते हैं। क्या जनरल कैटेगरी वाले आज सारे धनवान हैं? नहीं। जब सरकार को आवश्यकता महसूस हुई तो सरकार ने जो जनरल कैटेगरी में वंचित वर्ग है उसी को इसी 50% में से कितना परसेंट आरक्षण दे दिया, 10% आरक्षण अलग से दे दिया जनरल कैटेगरी में ही, जनरल वालों, ठीक है। तो वंचित वर्ग को यहाँ मिल गया। अच्छा एक और बात बताऊं, अगर मान लो आपके सामने 2 लोग हैं, जैसे मैंने कहा एससी हो गया, एसटी हो गया, और आपके सामने ओबीसी हो गया, ठीक है, और आपके सामने जनरल हो गया। अगर मान लो आपके सामने जनरल वाले को किसी एग्जाम में 300 नंबर का था, इसको 235 नंबर मिले, इसको 240 मिले, और इसको 242 मिले, और मान लो इसको 241 मिले, तो याद रखना इसको सीट नहीं मिलेगी जनरल कैटेगरी से, वो जनरल फाइट कर रहे हैं। अगर जनरल वाले से ज्यादा नंबर है तो वो उधर चले जाएंगे। अच्छा इन वर्ग की तो फिर सीट खाली रहेगी, तो इनका जो पीछे वाले वो आएंगे। इसलिए जिन लोगों को लगता है जनरल को 50% दे दियो, अरे भाई कुछ नहीं है, ये देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो ज्यादा पढ़ेगा, ज्यादा मार्क्स लाएगा, वो ऑटोमेटिक जनरल फाइट करेगा और कैटेगरी की सीट अपने आप चले जाएगी, वैकेंट रह जाएगी। पीछे वाला उसमें क्या है, आपका लाभ लेगा, बेनिफिट लेगा। ये चीज यहाँ पे हो गई। अब आपके सामने ये व्यवस्था चल रही है। अब जनरल कैटेगरी में ईडब्ल्यूएस वालों के लिए आपके सामने क्या प्रावधान किया कि भैया कितना हो गया, अगर जिस व्यक्ति की आय 8 लाख रुपए से कम है उसको ये 10% आरक्षण दिया गया है। बात आ गई समझ में?
यही कहानी कहां लागू करना चाहिए? अब ये विवाद कैसे खड़ा हुआ जरा समझना। पंजाब सरकार ने क्या किया, उदाहरण के तौर पे मान लो एससी और एसटी को आपके सामने 22.5 आरक्षण है। तो पंजाब सरकार ने इसमें जितनी भी जातियां आती हैं, इसमें से कुछ जातियां ऐसी थी जिन्होंने इस आरक्षण सीमा का लाभ लिया और अधिकांश सरकारी पदों पर यही लोग विराजमान हैं। लगातार इसका विकास हो रहा है। तो पंजाब सरकार ने कहा कि जिन जातियों का विकास हो चुका है, विकसित हो चुकी है, जो आगे बढ़ चुकी हैं, उन जातियों के लिए इस कैटेगरी में अलग से कम प्रतिशत आरक्षण कर दिया। मतलब जैसे मान लो जो पिछड़ी रह गई, जो पीछे रह गई। अभी इसी बात को मैं राजस्थान में समझाऊं, मुझे ये बता दो कितने भील लोग राजस्थान में सरकारी सेवा में हैं? आधे तो एसटी में ही है। अब सरकार चाहेगी तो ऐसा कर सकती है कि भाई साहब जितने भी भील हैं उनको आपके सामने, जैसे एसटी का ही मान लिया अपन, जैसे 17% आरक्षण है, मान लो एक बार 10% भील भर्ती होंगे, 7% बाकी लोग होंगे। जैसे मान लो 7% भील होंगे, 10% बाकी जातियां हैं। अब बुरा नहीं मानना, जितने भी मेरा समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, आप सब लोगों ने बहुत मजे लिए इस एसटी कैटेगरी में, और आप लोगों ने वो बड़ा बनाया मजे ही मजे। बुरा मत मान, सच हमेशा कड़वा होता है, सबको स्वीकार करना है। अब मेरा समुदाय ने तो पूरी तरक्की कर ली, लेकिन एसटी कैटेगरी में बाकी जितने भी आते हैं बेचारा उनका कौन खड़ी है भाई? क्या वो वंचित वर्ग नहीं है? नहीं सर, वो तो ठीक बोलना। अच्छा टाइम का मतलब ये तो वही बात, कोई खाओ तो कोई खाऊंगा और कोई ना खावा, ये कोई बात थोड़ी भैया, ये तो गलत बात है। अच्छा, इससे फायदा किसको है? आप लोग समझ रहे, आपको कोई फायदा नहीं है। आपको आटे के साथ पिसने वाले कीड़े मकोड़े हो, आपको कोई फायदा नहीं। इससे फायदा उन लोगों को है जो एसटी कैटेगरी से कोई प्रशासनिक अधिकारी बन चुका है, राजनेता है, उन्हीं के बच्चे वापस आरक्षण का लाभ ले रहे, वापस जा रहे हैं, उनको फायदा, आपको क्या फायदा? अब सरकार सुप्रीम कोर्ट ने 2 जजमेंट दी। एक जजमेंट ये कहा कि आप चाहो तो जाति के आधार पे भी आरक्षण को बांट सकते हो। मतलब एसटी कैटेगरी में मान लो 17% है, सबको कह दो कि 1% सबका आएगा, 17 जातियां हैं, आप ऐसे भी बांट दो। आप ऐसे नहीं बांटना चाहते तो आप इसमें न्यूनतम आय सीमा का भी प्रावधान कर सकते हो। ये कह दो भाई 8 लाख रुपए से जिसकी आय ज्यादा वो आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। अब मुझे बता दो दोनों ही प्रावधान से क्या स्टेटमेंट गलत दिया सुप्रीम कोर्ट ने? आपके सामने सेम टू सेम डिट्टो है। इसमें कौन से गरीब आदमी का नुकसान हो रहा है? इसमें 2 ही लोगों का नुकसान है, प्रशासनिक अधिकारी और राजनेताओं का, क्योंकि इनके जो बेटे, जैसे गलत मत समझो, आप सभी लोगों को विदित है, कोटा के अंदर भी समझ चुके होंगे मेरी बात, प्रशासनिक सेवाओं में तो राजनीतिक हस्तक्षेप जब प्रशासनिक सेवाओं में होने लगेगा तो उसका नुकसान होता है बेटा। इन 2 लोगों को नुकसान है, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं। देखो मैं बात बोलता हूँ, जो बात बोलता हूँ, जैसे सच है सच का, दूध का दूध और पानी का पानी। ये 2 वर्ग कभी नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार की व्यवस्था लागू हो, न्यूनतम आय वाला सिस्टम या जातिगत व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा नुकसान इन्हीं लोगों को है, क्योंकि इन्हीं लोगों के बच्चे बड़े पदों पर जाते हैं। आप जितने भी आरएस अधिकारी देख लेना, मैं आपको मुश्किल से बता सकता हूं कि जो वास्तव में गरीब परिवार से आया होगा ना, 100 में से 1 होगा। 99 वही होंगे जिनके पिताजी ऑलरेडी पहले से प्रिंसिपल होंगे, फर्स्ट ग्रेड मास्टर होंगे, सेकंड ग्रेड होंगे, किसी सरकारी सेवाओं में होंगे, प्रशासनिक सेवाओं में होंगे, उन्हीं के बच्चे अच्छे पदों पे जाते हैं, क्योंकि अपने तो पढ़े सरकारी स्कूल में थे, वो शुरू से इंग्लिश मीडियम में पढ़ा है, उसका इंटरव्यू वाला कॉलम, बाकी सब चीजों में उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स, उसका सब कुछ पहले से 10 जबरदस्त है, तो अपन उसको कहाँ टक्कर दे पाएंगे? लेकिन वो अपने से सिर्फ 21 है, 22 भी नहीं है, इसीलिए उसका सिलेक्शन हो रहा है। अगर उसको इस आरक्षण से बाहर निकाल दिया जाए तो क्या वो सिलेक्ट होगा? अरे नहीं, वो जनरल तो हाथ फाइट हो, काल फाइट हो। इसीलिए हल्ला मचाया जा रहा है, इसीलिए लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झंडा उठाओ विनो,
SC/ST के सम्मान में इस सरकार को उखाड़ फेंको। वारे भला होता का। इसलिए बेटा भला करते हुए ही लोगों के हाथ चलते हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब यही तो बात कह के गए थे कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और अगर आप नहीं पढ़ोगे बेटा तो आप के समाज के बड़े लोग आपका शोषण करेंगे और आपको लगेगा कि हमारा विकास हो रहा है। अतरो पहाड़ों कोई इस राजनेता के घर में पैसे की तबीयत देख लो। सरपंच बने तो पहले बोलेरो बेटा होते गांव को विकास बाद में। बाकी वो तो सबसे प्राइमरी व्यक्ति है ना, वो तो कर सकता है गांव का विकास। कम से कम सीसी रोड तुरंत कहीं तो बनाए। आप देख लेना सरपंच जनते विदित 1 मंथ के अंदर उसके घर के बाहर स्कॉर्पियो बोलेरो ऐसी गाड़ी 10-12-15 लाख रुपए से ऊपर की जोरदार खड़ी होगी। अच्छा क्यों होगी? क्योंकि सरपंच को बजट मिलता 5 करोड़ रुपए और जिसमें से 1 करोड़ का काम हो जाए तो बहुत बढ़िया। रिपेयरिंग बता देते हैं, पंचायत भवन की रिपेयरिंग करी, अब कतरी करी का तो 2 खड़ा भरिया 4 भरिया। आपको पता 5 साल में पंचायत भवन की एक बार भी कलर नहीं होता मेरे हिसाब से। आप देखना सरकारी कागजों में हर साल कलर होना बताया जाता, दिवाली में कलर करवाया। जब बिल कौन काटते हैं? सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी बिल। तो